Hello students, I am Ghanshyam Kumar Srivastav, physics teacher for NEET and JEE. अल्टरनेटिंग सर्किट का ये 5th वीडियो है जो आपको मिलेगा। 4th वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को चोक कॉइल के बारे में बता रहा था। उसका डायग्राम स्क्रीन पर है, आप लोग ध्यान से देखें। तो चोक कॉइल एक एलआर सर्किट होता है विद एसी सोर्स, और एलआर सर्किट के लिए Z इक्वल टू दिस IRMS इक्वल टू VRMS अपॉन Z, और एलआर सर्किट के लिए Z इक्वल टू दिस। मैंने आपको बताया था कि चोक कॉइल एक एलआर सर्किट है विद एसी सोर्स, और ये एसी में करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। तो चोक कॉइल इज करंट कंट्रोलर इन एसी सर्किट। अब ये करंट को कंट्रोल कैसे करता है? तो चोक कॉइल में जो वायर रैप किया जाता है, लपेटा जाता है, वह एक सॉफ्ट आयरन की रॉड के ऊपर रैप किया जाता है। तो ये सॉफ्ट आयरन की रॉड है, इसी के ऊपर मेटल के वायर को रैप किया गया है, लपेटा गया है। अब ये हैंडल है, तो जैसे ही हैंडल को पकड़ करके रॉड बाहर खींचेंगे, एल डिक्रीज होगा, और एल के डिक्रीज होने से IRMS इंक्रीज हो जाएगा। अब मान लो रॉड का काफ़ी पोर्शन कॉइल के बाहर है, आप रॉड को अंदर करते हैं, इंसर्ट कराते हैं, तो जैसे ही रॉड कॉइल के अंदर इंसर्ट करेगा वैसे ही यल इंक्रीज होगा, और यल के इंक्रीज होने से IRMS डिक्रीज होगा। इसी तरीके से हम एसी में करंट को कंट्रोल करते हैं, मींस इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं। यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया था। अब मैंने आपको LC सर्किट के बारे में बताया है। एक आता है LC ऑसिलेशन, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ना भी हो तो बहुत सारे केस में इसका कहीं कहीं यूज आ जाता है। लेकिन ये LC सर्किट AC सोर्स के साथ नहीं होती है, ये DC सोर्स के साथ होती है। इसका पूरा मैकेनिज्म क्या होता है ये आप लोग देखें। रहने दो। दिख रहा है ना? अब आप देखें तो इस सर्किट में L और C एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। दो स्विच हैं, एक S1 है, दूसरा S2 है। ये डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा
और ये एक सेल है, डीसी सोर्स है। इसमें पहले स्टेप में कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए हम S2 को ओपन रहने देते हैं, S2 को खुला रहने देते हैं और S1 को क्लोज करते हैं। तो आप जैसे ही S1 को क्लोज करेंगे, S2 है ओपन, S2 के ओपन होने से ये सर्किट का पार्ट नहीं है। S1 आपने क्लोज किया है तो ये क्लोज सर्किट आपको मिल गया। अब क्या होगा, इस सर्किट में करंट फ्लो होगी, कैपेसिटर के प्लेटों का चार्ज, प्लेटों के बीच का वोल्टेज और एनर्जी इंक्रीज होगा और थोड़ी देर में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा और इसके प्लेटों के बीच का EMF या PD वही होगा जो सेल का EMF है। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि सेल का EMF कैपिटल V है। आप साथ साथ नोट करते चलें। स्टेप 1, S2 इज ओपन, S1 इज क्लोज्ड। क्या होगा, PPC इज फुल्ली चार्ज्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इक्वल टू 1/2 CV²। अब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम S1 को ओपन कर देते हैं। S1 को ओपन कर देने से मैंने आप लोगों को कैपेसिटर और सर्किट में बहुत डिटेल में बताया भी था, समझाया भी था कि एक बार अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है तो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देने से जो चार्ज और एनर्जी एक बार स्टोर हो गई है वो ऐसे नहीं डिस्ट्रॉय होती है, वो एक फंक्शन में ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो अब हम क्या करते हैं, S1 को ओपन करते हैं, इससे बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी और S2 को क्लोज करते हैं। तो आपने S2 को क्लोज किया, S1 को ओपन किया, बैटरी सर्किट से बाहर हो गई। अब ये क्लोज सर्किट आपको मिल रही है, ध्यान से आप देखें, ये क्लोज सर्किट आपको मिल रही है। अब कैपेसिटर के प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के ड्यू टू करंट फ्लो होगी। जब करंट फ्लो होगी तो सोर्स का काम कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच का PD करेगा और करंट के पास होने से इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी और जैसे जैसे I इंक्रीज करेगा इंडक्टर की मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। थोड़ी देर के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि उस टाइम पर कैपेसिटर की एनर्जी 0 हो जाएगी, लेकिन इंडक्टर की जो एनर्जी है मैग्नेटिक एनर्जी वो मैक्सिमम होगी। उसके बाद अब मैग्नेट की एनर्जी खर्च होगी, स्पेंड होगी और कैपेसिटर चार्ज होगा। तो इन दोनों के बीच क्या होता है, फर्स्ट टाइम आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज किया था, उसके बाद आपने बैटरी को हटा दिया है। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक में और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक में चेंज होगी। जो प्लेटों का चार्ज है ये टाइम के साथ हार्मोनिकली चेंज होता है। तो हम लिखते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। स्टेप 2, S2 is closed, S1 is open। तो अब यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और उसके बाद मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ईपीई की मैक्सिमम आप ऐसे लिख सकते हैं, ईपीई 1/2CV² और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये होता है, यह आप याद रखिएगा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ PPC changes harmonically with time and EM electromagnetic waves are generated। बहुत थ्योरी में आपको नहीं जाना है, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पर कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच का वोल्टेज पहले मैक्सिमम होगा, फिर V डिक्रीज होगा, चार्ज डिक्रीज होगा, करंट पास होगी। तो क्या होता है, प्लेटों का चार्ज टाइम के साथ हार्मोनिकली चेंज होता है। यहाँ पर Q और टाइम का फार्मूला वैसे ही होगा जैसे मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको बताया था। और जब चार्ज टाइम के साथ हार्मोनिकली चेंज होगा तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेवलप होती है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि एक एक्सीलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डेवलप करता है। तो यहाँ पर क्यू टाइम के साथ हार्मोनिकली चेंज होगा तो ईएम वेव डेवलप होगी, यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। इतना आप नोट करें, फिर आपको हम आगे बताते हैं। अब आप देखें, इस एलसी ऑसिलेशन में कौन ऑसिलेट करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑसिलेट करता है, यह आप ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हमने लिखा है क्यू ऑसिलेट विद टाइम। क्यू और टाइम के बीच ये फार्मूला होता है QT = Q0 sin ωt + 5। मैंने ये इक्वेशन साइन में लिखी है,
ये काश में भी हो सकती है। और नोटेड पॉइंट ये है कि यहाँ पर ओमेगा का फार्मूला वही होता है जो हमने LCR रेजोनेंस के केस में आपको बताया था। तो देन ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/LC। तो इतना ही याद रखना है कि इस सर्किट में चार्ज ऑसिलेट करता है, एक बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेवलप होती है, दूसरी बात, और EM वेव की फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यही होगा। इस ऑसिलेशन को NCERT में स्प्रिंग और मास के ऑसिलेशन से कंपेयर किया गया है। ये बड़ा पुराना पॉइंट है, पहले भी पूछा जाता रहा है, अब भी सिलेबस में दिया है तो आप देख लें। वैसे चूँकि ऑसिलेशन आप पढ़ चुके हैं तो इन चीज़ों को समझना आपके लिए इजी होता है। बस अंतर ये है जो स्प्रिंग और मास का ऑसिलेशन है ये मैकेनिकल ऑसिलेशन है, और चार्ज का ऑसिलेशन ये इलेक्ट्रिकल में आता है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, स्प्रिंग को एक ब्लॉक से अटैच किया गया है। ये ब्लॉक की इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर आप ब्लॉक को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्सियम देने के बाद रिलीज करेंगे तो ये मीन पोजीशन के दोनों ओर ऑसिलेशन करेगा। सब आप लोगों ने पढ़ा है, कुछ बताना नहीं है यहाँ पर। तो इस समय कंप्रेशन मैक्सिमम है, इस समय स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब ब्लॉक लेफ्ट की ओर मूव करेगा। जब ये मीन पोजीशन पर होगा उस समय ब्लॉक की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी लेकिन स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो यहाँ पर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है, ब्लॉक ऑसिलेट करता है। अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ के लिए याद करो, हमने बताया था ओमेगा इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट m/k। हम चलो दोनों से कंपेयर करते हैं। यहाँ पर हम इस जगह लिखे देते हैं कंपैरिजन में, याद रखिएगा। मास के सिमिलर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस होता है और 1 स्प्रिंग कांस्टेंट ये कैपेसिटी के इक्वल होता है। कभी कभी बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, वो C को K के सिमिलर लेते हैं, ये गलत हो जाएगा। K का रेसिप्रोकल C के इक्वल होगा। जो रोल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का होता है वही यहाँ पर चार्ज का होता है। जो रोल यहाँ वेलोसिटी का है वही रोल यहाँ पर करंट का होगा। आप खुद देखें, वेलोसिटी इक्वल टू dx/dt। अब आप कंपेयर करें तो v के प्लेस पर I, d और q, x के प्लेस पर आपने क्या लिखा q। बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, आप नोट करें इसे। गेट बंद कर दो। तो कई बार ये पूछा गया है कि मास के सिमिलर क्या होगा, L 1/k के सिमिलर C है, x के सिमिलर Q है, वेलोसिटी के सिमिलर करंट है। अब आपको हम बताएंगे कि AC सर्किट में इलेक्ट्रिकल पावर का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप AC के क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे कि 50% क्वेश्चन आप लोगों को पावर के ही मिलेंगे। और ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसकी स्टडी आप तभी कर सकते हैं जब पहले की 7 सर्किट आपकी पढ़ी हुई हो। तो आप देखें, हम आपको बताते हैं।
अब आप देखें तो इलेक्ट्रिक पावर इन डीसी सर्किट में आप लोगों ने पढ़ा है। अब आप देखें इलेक्ट्रिक पावर इन एसी सर्किट। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको लेकर के पावर को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है इंस्टेंटेनियस पावर, तो टाइम टी पर जो पावर पूछी जाती है वो इंस्टेंटेनियस पावर हो गई। और दूसरा होता है एवरेज पावर। एवरेज पावर को या तो आप इस सिंबल से डिनोट करेंगे या आप इस सिंबल से डिनोट करेंगे। इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला होता है, फार्मूला देखो वही है जो डीसी में था, P = VI। अगर आप इंस्टेंटेनियस पावर लेते हैं मीन्स पावर किसी भी टाइम t पर लेते हैं, तो जिस टाइम पर पावर लेंगे V और I उसी टाइम का आपको लेना होगा। तो आप लिखोगे वोल्टेज एट टाइम t इंटू करंट एट टाइम t, और इन दोनों का फार्मूला हमने आपको बताया है, सब आप जानते हैं। वैसे आपको हम बता दें इसके क्वेश्चन आप लोगों से ना के बराबर पूछे जाते हैं। कभी कभी थ्योरेटिकल चीज़ों को समझने में इसका यूज आ जाता है। आप लोगों से केवल और केवल एवरेज पावर ही पूछी जाती है, और एवरेज पावर को या तो आप इस सिंबल से डिनोट करेंगे या इससे डिनोट करेंगे। तो इसका फार्मूला आप देखें, एवरेज पावर इक्वल टू 1/2 V0 I0 cos phi, where cos phi is called पावर फैक्टर। यही ज़्यादातर आप लोगों से पूछा जाता है। तो एवरेज पावर का फार्मूला ये है, एवरेज पावर इक्वल टू 1/2 V0 I0 इंटू cos phi। cos phi को हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं, हिंदी में इसी को शक्ति गुणांक कहा जाता है। फाई क्या है? फाई दिए हुए सर्किट में वोल्टेज V और करंट I के बीच का फेज डिफरेंस है, जो हमने आपको बताया है। थोड़ा इस फार्मूले को हम चेंज भी करते हैं। तो एवरेज पावर इक्वल टू, इसे आप लिख सकते हैं V0/√2 इंटू I0/√2 इंटू cos phi। मैंने कोई चेंज नहीं किया है, 2 के स्थान पर √2 इंटू √2 लिख दिया है। अब आप जानते हैं ये वैल्यू होगी Vrms, ये वैल्यू हो गई Irms। तो देन एवरेज पावर इक्वल टू Vrms इंटू Irms इंटू cos phi। क्वेश्चन में आपको ध्यान ये देना है, अगर V0 I0 दिया है तब आप इस फार्मूले का यूज करिएगा। अगर Vrms Irms दिया है तब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। आप इसे नोट करें, फिर आपको हम बताते हैं। अब इसके बारे में आपको आगे कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बारे में क्या पढ़ना है, जो 7 सर्किट मैंने आपको बताया है उसी में इस फार्मूले का एप्लीकेशन आपको पढ़ना है।
आप देखें, अब आप ये देखें इन प्योर आर सर्किट। अब प्योर आर में सोर्स रहेगा सभी में, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है सर्किट में आर है और एसी सोर्स है। तो इस सर्किट के लिए मैंने बताया था फाई इक्वल टू 0, देन कास फाई इक्वल टू 1 एंड एवरेज पावर इक्वल टू 1/2 वी नॉट आई नॉट, क्योंकि कास फाई की वैल्यू 1 हो गई। ये हमने इसलिए भी छोड़ा है क्योंकि यहीं से हम आपको समझाएंगे। अब आप देखो इन प्योर एल, प्योर सी एंड एलसी सर्किट, अगर आप प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर और एलसी सर्किट की बात करते हैं, इन तीनों में हालांकि रेजिस्टेंस होता है लेकिन वैल्यू कम होती है, उसको इग्नोर किया जाता है। तो इन तीनों सर्किट में नोट्स आप देखिएगा, मैंने फाई की वैल्यू आपको 90 डिग्री बताया था। तो देन फाई इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस कास फाई इक्वल टू 0। और जब कास फाई की वैल्यू 0 हो गई तो देन एवरेज पावर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पावर इज 0 वाट। तो ये एक सरप्राइजिंग रिजल्ट मिला था एसी में। यहाँ करंट पास हो रही है लेकिन पावर 0 वाट है। ऐसी करंट को ही हम लोग वाटलेस करंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन अक्सर आप लोगों से पूछ ली जाती है। वाटलेस करंट, ये करंट उस केस में पास हो रही हो जब पावर 0 वाट हो, और पावर 0 वाट इन्हीं तीनों सर्किट में होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने लिख भी दिया है कि करंट पासिंग इन दीज सर्किट्स इज कॉल्ड वाटलेस करंट। आप नोट करें इसे। इसे आप जल्दी नोट करें, फिर आपको हम आगे बताते हैं। अब आप देखें इन एलआर सर्किट। अब एलआर सर्किट के लिए आपको कास फाई की वैल्यू जाननी है, पावर फैक्टर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था इन एलआर सर्किट tan फाई इक्वल टू ओमेगा एल अपान आर। और जब tan की वैल्यू आपको पता है तो आप ट्रायंगल बना करके कास की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यह आपने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। मैंने सपोज किया है ये एंगल फाई है, तो tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। तो फाई के लिए परपेंडिकुलर ओमेगा एल बेस आर। तो ये हाइपोटेनस आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हेंस कास फाई इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस। और इसी वैल्यू को आप इम्पीडेंस भी कहते हैं। तो आपने देखा कास फाई इक्वल टू आर अपान जेड। अब इसी तरीके से हम सी आर सर्किट में कैलकुलेट कर लेंगे।
इतना आप नोट करें, फिर आपको हम बताते हैं। जल्दी नोट करें आप इसे। अब आप देखो इन CR सर्किट, तो इस सर्किट के लिए tan phi = XC/R। अब cos phi आप कैलकुलेट करें तो आपने ट्रायंगल बना लिया, परपेंडिकुलर XC बेस R, तो हाइपोटेनस आपका ये हो गया। देन cos phi = बेस/हाइपोटेनस, और इसी वैल्यू को आप इम्पीडेंस भी कहते हैं। और आप जानते हैं XC = 1/ωc होता है। अब आप LCR के लिए देखें, अब आप देखें इन LCR सीरीज सर्किट, जब LCR सीरीज सर्किट की बात आप करते हैं तो आपने पढ़ा है tan phi = XL डिफरेंस XC/R। अब आप ट्रायंगल बना लें, तो ये सब आपको क्लियर है। तो देन cos phi = बेस/हाइपोटेनस, तो बेस R है, हाइपोटेनस आपका ये है, और इसी वैल्यू को आप इम्पीडेंस कहते हैं, Z से डिनोट करते हैं। तो एक बड़ी कॉमन बात आपने देखी, याद रखने में आपको आसानी हो जाएगा। LR सर्किट, CR सर्किट और LCR सर्किट, बल्कि आप ये कह लो दो या दो से ज़्यादा का अगर कॉम्बिनेशन है तो देन cos phi = रेजिस्टेंस/इम्पीडेंस ही होता है। बस इम्पीडेंस उसी सर्किट का लेंगे जिस सर्किट के लिए आप लोगों से पूछा गया है, और LC में phi 90 डिग्री होने से cos phi 0 हो जाता है। अब आप देखें when LCR सीरीज सर्किट इज इन रेजोनेंस, जब LCR सीरीज सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में होती है तो इस कंडीशन में phi की वैल्यू 0 डिग्री होती है। याद रखिएगा, मैंने बताया था क्योंकि यहाँ पे XL = XC हो जाता है, tan phi = 0 है तो phi = 0, तो याद रखिएगा phi = 0 है, हेंस cos phi = 1, और ये cos की मैक्सिमम वैल्यू है, तो इस केस में पावर फैक्टर मैक्सिमम हो जाता है। तो पावर फैक्टर मैक्सिमम दो केस में होता है, प्योर R और जब LCR सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में हो। आप इसे नोट करें। अब आप देखें, अब आपको हम ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे, क्योंकि AC में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिसमें ट्रांसफार्मर का यूज़ आ जाता है,
और ट्रांसफार्मर एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी भी रहती है जिसका दूसरे किसी चैप्टर से या दूसरे टॉपिक से कोई कोरिलेशन नहीं है। तो आप देखिए, अब आप ये देखें ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के बारे में 3 बातें हमेशा याद रखिएगा। पहला, अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये क्वेश्चन इसलिए कभी कभी बन जाता है क्योंकि ट्रांसफार्मर का यूज इलेक्ट्रॉनिक्स में बार बार आता है। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा, ऐसा नहीं होता है। ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ते हैं। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है और इसका काम होता है, ये एसी वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। ये एसी वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। ट्रांसफार्मर 2 टाइप के होते हैं। वह ट्रांसफार्मर जो हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में चेंज करता है, मतलब हाई को लो में, वोल्टेज को डिक्रीज करता है, डाउन करता है, उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और जो ट्रांसफार्मर लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में चेंज करता है, तो लो एसी को हाई एसी में, मीन्स वोल्टेज को इंक्रीज करता है, अप करता है, ऐसे ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर आप सभी लोग सुनते हैं, जानते हैं, अक्सर आप सुनते हैं कि मोहल्ले का ट्रांसफार्मर फूक गया है। ये ट्रांसफार्मर इतना ज़रूरी डिवाइस है, अगर ये ना होता तो बिजली का प्रोडक्शन तो हो रहा था, लेकिन उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजना पॉसिबल नहीं था। हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं, आप ध्यान से देखें। अभी कुछ नोट मत करिएगा, आप देखें ट्रांसफार्मर की इतनी नीड हमें क्यों है। आप मान लो कि ये प्रोडक्शन हाउस है, यहाँ पर एसी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। जहाँ कहीं भी बिजली बनाई जा रही है, पहाड़ पे है, न्यूक्लियर रिएक्टर में है, ये प्रोडक्शन हाउस है, यहाँ पर बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है। और मान लो इससे 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पर कोई शहर है जहाँ पर हमें बिजली भेजनी है, और मान लो इस शहर की एक दिन की जो खपत है, कंजप्शन है, वो 1 मेगावाट है, 10 पावर 6 वाट, या आप कह लो 1 मेगावाट है। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को हम वायर के थ्रू, केबल के थ्रू भेजते हैं। तो मान लो ये केबल पड़ी हुई है, और जब किसी केबल से करंट पास होगी तब इसमें हीट डेवलप होगी, और हीट का फार्मूला है H = I²RT। थोड़ा समझाने के लिए हम ले रहे हैं, आप ध्यान से देखें। अब जैसे ये शहर है, शहर के अंदर मकान है, मकानों में सप्लाई आपको 220 वोल्ट की भेजनी है। चलो हम I कैलकुलेट करते हैं। तो आप जानते हैं I = P/V। अब शहर में कंजप्शन है 1 मेगावाट का, तो 1 के आगे आप 60 पुट करें, और वोल्टेज है 220। इसे सॉल्व करेंगे तो लगभग ये
कोई एक्चुअल रियल नहीं करना है, अप्रॉक्सीमेट आप देखें लगभग 5000 एम्पियर की करंट होगी। तो अगर आप पावर हाउस से 220 वोल्ट पे बिजली किसी के घर में भेजोगे तो केबल से कितनी करंट पास होगी? 5000 एम्पियर। अब आई की वैल्यू 5000 यहाँ पुट करो तो 5000 का स्क्वायर, इतनी ज़्यादा हीट डेवलप होगी कि वायर तुरंत मेल्ट हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो कैसे हम बिजली भेजेंगे? एक सीधी सी बात है, आई की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। लेस देन 1 से क्या फ़ायदा है? मान लो आई आपका 1/4 एम्पियर है, तो आई इक्वल टू 1/4 आप पुट करें, ये 1/16 हो गया। अगर ये 1/8 है तो यहाँ 1/64 हो गया। तो आई लेस देन 1 होने से आई का स्क्वायर और कम होता है, हीट और कम डेवलप होती है, ये हमारे लिए सेफ जोन है। तो सवाल ये है कि आई को हम 1 एम्पियर से कम कब कर पाएंगे? जब V आपका P से ज़्यादा हो। तो सवाल ये उठता है, आई आपका लेस देन 1 कब होगा? अब P आपका 1 मेगावाट है तो वोल्टेज आपका 1 मेगावोल्ट हो। तो क्या आप 1 मेगावोल्ट पर 10⁻6 वोल्ट पे सप्लाई किसी के घर में भेज देंगे? तो 220 वोल्ट पे भेजना था, अगर आप इतने हाई वोल्टेज पर भेजेंगे तब तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो मोहल्ले का ट्रांसफार्मर होता है, सभी ने देखा होगा, वहाँ पर आज भी एक सिंबल बना होता है। एक ऐसे खोपड़ी बनी होती है और साइड में 2 हड्डियाँ होती हैं। ये डायग्राम केवल 4 से 40 वोल्ट के लिए होता है। मतलब वो बताता है कि 4 से 40 वोल्ट होने पर ये कंडीशन हो सकती है। और यहाँ तो आप क्या 1 लाख वोल्ट पे सप्लाई भेज देंगे? वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। तो सवाल ये है कि जिस इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हुआ है उसे हम घरों तक पहुँचा कैसे पाएंगे? भाई बिजली कोई दाल चावल तो है नहीं, कोई अनाज तो है नहीं कि आप उसको पैकेट में भेजेंगे, आप उसे थ्रो वायर ही तो भेजेंगे। तो अब एक ही ऑप्शन है कि जिस सिटी में सप्लाई आपको भेजना है वहाँ पर ऐसे स्टेशन बनाएं जो इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज पे रिसीव करें और उसको कई स्टेप में कम करके उसके बाद घरों में भेजी जाए। मीन्स आपको बीच में ऐसे डिवाइस की आवश्यकता है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करे। यही काम ट्रांसफार्मर करता है। हमारा जो मोहल्ले का ट्रांसफार्मर है वो 4 से 40 वोल्ट पर एसी को रिसीव करता है और उसे 220 वोल्ट पे कन्वर्ट करता है। बाद में सप्लाई 220 वोल्ट की हमारे घरों में जाती है। कभी कभी बड़े आसान सवाल आते हैं कि जो मोहल्ले के ट्रांसफार्मर हैं या सप्लाई के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं वो स्टेप अप होते हैं या स्टेप डाउन? तो स्टेप डाउन है, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस से हाई वोल्टेज पे आता है, बड़ा स्टेशन पहले उसको कम करता है, फिर कई स्टेप में स्टेशंस होते हैं। जो लास्ट वाला ट्रांसफार्मर है वो 440 वोल्ट पे रिसीव करता है, 220 पे कन्वर्ट करता है। सभी लोग जानते हैं, हर शहर में बड़े बड़े पावर हाउस बने होते हैं जो हाई वोल्टेज पे रिसीव करते हैं। वहाँ जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में चेंज करते हैं। एक क्वेश्चन आप यहीं पर जान लो, आवश्यकता पड़ सकती है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो आपके लिए इतना जानना सफिशिएंट है कि जो एक्सरे मशीनें लगी होती हैं पैथोलॉजी में, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता होती है, करीब 10,000 वोल्ट की ज़रूरत होती है। और सप्लाई तो पैथोलॉजी में भी वही जाती है बिजली विभाग की 220 वोल्ट की। तो वहाँ ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में चेंज करता है। तो ये ट्रांसफार्मर की पूरी थ्योरी होती है। इतना समझना आपके लिए ज़रूरी था। अब आपको हम एक एक करके बता रहे हैं।
एक बात और याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर केवल एसी के लिए काम करता है, ट्रांसफार्मर कभी डीसी के लिए काम नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। ट्रांसफार्मर वर्क्स फॉर ओनली एसी। तो हम लिखे देते हैं आप देखें तो ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं। पहला है स्टेप डाउन, जो हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में चेंज करता है। दूसरा है स्टेप अप, ये लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में चेंज करता है। अब आप देखें एक ट्रांसफार्मर को बनाया कैसे जाता है। तो ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन की पतली पतली पत्तियां ली जाती हैं, स्ट्रिप्स ली जाती हैं। आप देखें ये पत्ती ऐसे होती है। मान लो ये सॉफ्ट आयरन की एक स्ट्रिप है, पत्ती है। ये ज़्यादातर रेक्टेंगल शेप में होता है। इसका जो बीच का पोर्शन है वो कुछ काट करके निकाल दिया जाता है। ये हिस्सा खाली होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखें, मान लो एक पत्ती आपने रखा है इसे। अब इस तरीके की सैकड़ों पत्तियां होनी चाहिए। तो आपने एक पत्ती रखी, अब आप इसके ऊपर किसी इंसुलेटेड मटेरियल की लेयर डाल दो। कागज़ है, चमड़ा है, मतलब किसी भी इंसुलेटेड मटेरियल की लेयर डालो। इतनी जगह खाली होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी पत्ती रखें, फिर आप उसके ऊपर इंसुलेटेड मटेरियल की लेयर डालें। फिर तीसरी पत्ती रखें, फिर उसके ऊपर इंसुलेटेड मटेरियल की लेयर डालें, फिर अगली पत्ती रखें। इस तरीके से सैकड़ों पत्तियों को रख करके हम एक मोटा कोर बनाते हैं। इसी को कोर ऑफ ट्रांसफार्मर कहा जाता है। अब हम मेटल के दो अलग अलग वायर लेते हैं। एक वायर को यहाँ पे लपेटा जाता है, इसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं। दूसरे को ऊपर लपेटा जाता है, इसको हम लोग सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। जिस वोल्टेज को चेंज करना होता है वो इनपुट हुआ। इनपुट हमेशा प्राइमरी के दोनों किनारों के बीच दिया जाएगा और चेंज हो करके जो फाइनल वैल्यू आपको लेनी है वो हमेशा सेकेंडरी के अक्रॉस लिया जाता है। तो ये डायग्राम हम बना करके आपको समझा रहे हैं, आप ध्यान से देखें।
आप देखें ये कोर ऑफ ट्रांसफार्मर है। अब आप देखें, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको समझाया है कि हम मेटल के दो वायर लेते हैं, एक को यहाँ पे रैप करते हैं, इसके दोनों एंड के बीच इनपुट को पास कराया जाता है, ये इनपुट एसी है, इसे हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं। इसके नंबर ऑफ टर्न्स को NP से डिनोट किया जाता है। अब जो ये हिस्सा है यहाँ पर हम दूसरे वायर को रैप करते हैं, इसे सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। इसके फेरों की संख्या नंबर ऑफ टर्न्स को NS से डिनोट करते हैं। इसके दोनों एंड के बीच हम आउटपुट AC को रिसीव करते हैं। अब आप देखें, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आप फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? अब आप देखें, यहाँ पर ये मेन फार्मूला है फॉर ट्रांसफार्मर। किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए NS/NP इक्वल टू VS। VS मीन्स वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी। यहाँ के क्वांटिटीज़ में अगर सफिक्स में यस लिखा है तो वो सेकेंडरी कॉइल के लिए होगा, अगर नीचे सफिक्स में P लिखा है तो वो प्राइमरी कॉइल में होगा। बाकी सिंबल एज अजुअल जो यूज़ किए जाते हैं उनकी मीनिंग वही होगी। V मीन्स वोल्टेज, I आएगा तो करंट होगा। तो आपने देखा NS/NP इक्वल टू VS/VP इक्वल टू स्मॉल r। स्मॉल r को हम ट्रांसफार्मेशन रेशियो कहते हैं, और एक दिए हुए ट्रांसफार्मर के लिए r की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अलग अलग ट्रांसफार्मर के लिए r की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक बार मैन्युफैक्चर होने के बाद किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए R की वैल्यू कांस्टेंट होती है। क्वेश्चन करते समय ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आउटपुट हमेशा सेकेंडरी के क्रॉस लिया जाता है, इनपुट हमेशा प्राइमरी के क्रॉस दिया जाता है। तो अगर आउटपुट वोल्टेज कहा गया है तो VS होगा, इनपुट AC वोल्टेज है तो VP होगा, यह आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो R है इज कांस्टेंट फॉर गिवन ट्रांसफार्मर। एक बात और है, ट्रांसफार्मर का यूज इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आता है और भी कई जगहों पर आ सकता है। तो बार बार थ्योरेटिकल पर्पस हो या न्यूमेरिकल, हम लोग इतने बड़े डायग्राम को नहीं बनाते हैं। तो ट्रांसफार्मर को इंडिकेट करने का
एक स्कीमेटिक सिंबल होता है और सिंबल को देख करके हम इतना जान जाते हैं कि स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, वो आप देखें। इसे आप नोट करें, फिर आपको हम बता रहे हैं। अब आप देखें स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो स्टेप अप उसी को माना जाएगा जिसके लिए आउटपुट वोल्टेज Vs की वैल्यू इनपुट वोल्टेज Vp से ज़्यादा हो, और अगर Vs ग्रेटर देन Vp है देन Ns ग्रेटर देन Np होगा, स्मॉल r ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स से ज़्यादा होते हैं। तो हम केवल डायग्राम को देखते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न 3 है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं। तो डायग्राम को देख करके हम समझ गए कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, और दोनों के बीच स्ट्रेट लाइन ड्रा की जाती है। ये लाइन आपकी वो 2-3 इससे ज़्यादा, मतलब इनका नंबर का कोई मतलब नहीं है। नॉर्मली हम लोग 2-3 लाइनें ड्रा कर देते हैं। ये जो लाइनें हैं ये सॉफ्ट आयरन की जो पत्तियां आपने ली थी, स्ट्रिप्स ली थी, उनका इंडिकेशन है। तो ट्रांसफार्मर का स्कीमेटिक सिंबल यही होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। जहाँ कहीं भी आप बुक्स में बना देखेंगे, न्यूमेरिकल पर्पस में देखेंगे, तो इस डायग्राम का यूज आपको नहीं मिलेगा, इसी डायग्राम का यूज आपको मिलेगा। अब आप एक बात और ध्यान रखिएगा, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, वो ये है कि जैसे ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो किसका वायर थिक रखना चाहिए, मोटा रखना चाहिए? तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम यहाँ पर जगह को खाली नहीं रखते हैं। खाली रखने से कई प्रॉब्लम आती, एडी करंट है, हिस्टेरेसिस लॉस है, वो सब आपको जब यूज आएगा तो हम बता देंगे मैग्नेट में। तो हम पूरा स्पेस कवर करने की कोशिश करते हैं। अब मान लो जितना स्पेस यहाँ है उतना ही स्पेस यहाँ है, और यहाँ आपको नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखने हैं। जब उतने ही स्पेस में नंबर ऑफ टर्न्स आपको ज़्यादा रखने हैं तो वायर आपको पतला लेना पड़ेगा, और उतने ही स्पेस में नंबर ऑफ टर्न्स कम रखने हैं, कम फेरों से कवर करना है, तो ऑटोमेटिकली जो वायर है वो मोटा होगा, केबल के शेप में भी हो सकता है। अब आप देखें अगर आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ये एसी वोल्टेज की वैल्यू को रिड्यूस करेगा, कम करेगा। मींस आउटपुट वोल्टेज लेस देन इनपुट वोल्टेज होगा। ये तभी हो सकता है जब NS लेस देन NP हो, स्मॉल r लेस देन 1 हो, और डायग्राम आपका ये होगा। यहाँ पर सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से कम होंगे। आप डायग्राम बनाएं, फिर आपको हम आगे बताते हैं।
अब आप देखें ट्रांसफार्मर में एक क्वेश्चन और आता है इफ़िशियंसी का। किसी भी ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी क्या होगी? तो आउटपुट पावर और इनपुट पावर का जो रेशियो है उसी को हम इफ़िशियंसी कहते हैं। ये सब क्या होता है वो आप देखें। अब आप देखें इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। इफ़िशियंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं। इसका बेसिक फार्मूला है इफ़िशियंसी इक्वल टू आउटपुट पावर, इसे PO से डिनोट करते, O मीन्स आउटपुट, अपॉन इनपुट पावर PI से डिनोट करते हैं। तो देन इफ़िशियंसी इक्वल टू PO अपॉन PI। अच्छा, पावर का फार्मूला वही होगा, P इक्वल टू वोल्टेज V इंटू करंट I। तो आउटपुट पावर होगा आउटपुट वोल्टेज VS इंटू आउटपुट करंट IS अपॉन इनपुट पावर इनपुट वोल्टेज VP इंटू इनपुट करंट IP। ज़्यादातर न्यूमेरिकल में इसी का यूज आता है। और अगर आप आइडियल ट्रांसफार्मर ले लें तो आइडियल ट्रांसफार्मर में सारे लॉसेस को इग्नोर किया जाता है, जीरो माना जाता है। ऐसा माना जाता है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन करते समय अगर आइडियल ट्रांसफार्मर दिया है तब आप आइडियल ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तब भी आप उसको आइडियल ट्रांसफार्मर ही मानेंगे। तो इसके लिए इफ़िशियंसी इक्वल टू 1 मीन्स इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। तो इनपुट पावर VP/IP इक्वल टू आउटपुट पावर VS/IS। इसके बेसिस पर आप लिखेंगे VS अपॉन VP इक्वल टू IP अपॉन IS। तो आप देखो यहाँ पर वोल्टेज करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप थ्योरेटिकली याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर में एक्चुअली होता क्या है, जब ये वोल्टेज को इंक्रीज करता है तो उसी रेशियो में करंट को डिक्रीज कर देता है, और ये V और I दोनों को नहीं इंक्रीज कर सकता एक साथ। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर ये सेम टाइम पर V और I दोनों को इंक्रीज करेगा तब तो पावर को इंक्रीज कर देगा, वो पॉसिबल, वो यहाँ पे नहीं होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके न्यूमेरिकल बेहद आसान होते हैं। नीट 24 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, और ज़्यादातर क्वेश्चन में बस आपको ये छोटा सा फार्मूला याद होना चाहिए, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। इसी के साथ AC फिनिश है।
ये एसी का लास्ट वीडियो है, एसी इसी के साथ फिनिश हो रहा है। जो एसी के क्वेश्चन मैंने मॉड्यूल में आप लोगों को दे रखे हैं वो आप ट्राई करिएगा। हम सॉल्यूशन का भी एक वीडियो और बना करके आपको दे देंगे। आज की क्लास फिनिश होती है। थैंक यू।